नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम आपके साथ चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वायुमंडल का स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के पहले पार्ट में हमने वायुमंडल की संरचना, उसकी आकृति, उसके शेप के बारे में समझा था, उसका निर्माण करने वाले घटकों की चर्चा की थी। ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम वायुमंडल के कितने स्तर हैं और किस स्तर में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुआ करती हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस बोर्ड पर बने हुए चित्र को देख सकते हैं कि वायुमंडल का सबसे निचला स्तर जो हुआ करता है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहा करते हैं, क्षोभ मंडल हिंदी में कहते हैं। उसके ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है और उसके ऊपर मीजोस्फेयर या मध्य मंडल हुआ करता है। उसके ऊपर आयन मंडल या आयनोस्फेयर और सबसे ऊपर का स्तर बाह्य मंडल या एक्सोस्फेयर होता है और इसके ऊपर स्पेस या अंतरिक्ष पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 स्तर वायुमंडल की परतों के पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सबसे नीचे वाले स्तर की, जिसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल का सबसे निचला स्तर हुआ करता है, जिसकी औसत ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर हुआ करती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर हुआ करती है और 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर हुआ करती है। क्यों हुआ करती है? हमने पहले पार्ट में समझा था कि ध्रुवों पर एक तो तापमान कम हुआ करता है, इसलिए हवा हल्की होकर के ऊपर नहीं उठ पाती है, और दूसरी चीज जो हुआ करती है कि वहां पर गुरुत्व बल अधिक हुआ करता है और इस कारण से भी वायु अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाती है। तो इन दो कारणों के चलते ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है और इसकी औसत ऊंचाई जो हुआ करती है वो 13 किलोमीटर हुआ करती है। मौसम संबंधी समस्त घटनाएं, बरसात का होना, बिजली कड़कना, बिजली गिरना, ये समस्त मौसम संबंधी घटनाएं इसी स्तर में क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में हुआ करती हैं। यानी कि ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर ऑल हैपन्स इन दिस स्फेयर और इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं, बरसात, बांध होना, बिजली चमकना, बादल, सारी चीजें इसी के अंदर घटित हुआ करती हैं। इसके ऊपर एक आधा किलोमीटर की 500 मीटर की एक परत हुआ करती है, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर जो समताप मंडल है, यानी कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में आधा किलोमीटर, लगभग 500 मीटर की मोटी एक परत होती है, जिसमें मौसम संबंधी समस्त घटनाएं स्थगित रहती हैं, सस्पेंडेड रहा करती हैं, कोई हलचल नहीं हुआ करती है। और यही परत क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग कर दिया करती है। क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित हुआ करती हैं और इसलिए जेट प्लेन्स वगैरह के आवागमन के लिए यह परत बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इसी क्षोभ मंडल में तापमान जो हुआ करता है वो प्रति 165 मीटर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ करता है? इसलिए हुआ करता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कार्बन की मात्रा कम होती चली जाती है, तो कार्बन की मात्रा कम होने के कारण इसमें गर्मी कम होती चली जाती है। तो कार्बन कम होता चला जाएगा तो गर्मी कम होगी, क्योंकि कार्बन की यह प्रॉपर्टी होती है या यह गुण हुआ करता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसे रिलीज नहीं करता है, यानी कि वह गर्मी को अवशोषित करता है, उसे मुक्त नहीं करता है। तो और कार्बन भारी गैस है जो कि सतह के समीप हुआ करती, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कार्बन की मात्रा कम होती चली जाती है और इसलिए ये नॉर्मल लैप्स रेट जिसको कहा जाता है, सामान्य ह्रास दर कितनी हुआ करती है? प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। और यह चीज कई ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछी जाती है और आपसे 1 या 2 लाइन के प्रश्न में भी यह चीज पूछी जा सकती है। इसके ऊपर अगर हम बात करें
तो आ जाता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो होने का मतलब ही होता है स्थिर रहना। इसमें इसके नीचे जो क्षोभ मंडल है, इसमें तापमान 8 किलोमीटर पर ध्रुवों पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और भूमध्य रेखा पर जहां पर कि 18 किलोमीटर तक ये ऊंचा होता है, वहां टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और इसका कारण वही है कि ऊंचाई पर वहां पर गैसेस यानी कि कार्बन ज्यादा कम हो जाती है। अब समताप मंडल यानी कि समान ताप यहां पर बना रहता है, और इसलिए इसको स्ट्रेटो यानी कि समान ताप, समताप, तापमान में अंतर नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे समताप मंडल में, जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, कहां तक है? 50 किलोमीटर की हाइट तक समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर है। लेकिन अंतिम 15 किलोमीटर में इसमें तापमान स्थिर रहा करता है। नहीं सॉरी, पहले 35 किलोमीटर तक, क्षमा चाहूंगा, 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें तापमान स्थिर रहता है। यानी कि जो क्षोभ सीमा होती है, इस क्षोभ सीमा से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान इसमें स्थिर बना रहता है, न बढ़ता है न घटता है। और इसीलिए इसी में वायुयान वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह गमन करते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं यहां पर घटित नहीं होती हैं, स्थगित बनी रहती हैं। इसके ऊपर 35 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 15 किलोमीटर तक इसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है? क्योंकि यहां पर ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहां से है? 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपस्थित रहती है। O3 कहते हैं, ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप हुआ करता है। और ओजोन का गुण या उसकी प्रॉपर्टी यह है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, जिसको हम इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेजेस कहते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया करती है। लगभग 99% अल्ट्रावायलेट रेजेस को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें सोख लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती है। और सूर्य से आने वाली जितनी भी प्रकार की किरणें हैं, उनमें सबसे अधिक तापमान या सबसे अधिक गर्म किरणें जो हुआ करती हैं, वो पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणें ही हुआ करती हैं, क्योंकि उनको सोख लेती है और इसलिए ये गर्म हो जाती है। और इसलिए यहां से 35 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और 50 किलोमीटर तक आते आते टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है, जो कि क्षोभ सीमा के पास कितना हुआ करता था? -45 और -80 डिग्री सेंटीग्रेड से अब बढ़कर के कहां तक आ चुका है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ चुका है। इसके ऊपरी भाग में आकर के कभी कभी मोतियों की चमक जैसे बादल दिखाई देते हैं, यानी कि ग्लो लाइक द पर्ल, मोतियों की चमक जैसे बादल इस समताप मंडल की ऊपरी सीमा में लगभग 50 किलोमीटर, 45 से 50 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर ये बादल दिखाई देते हैं। क्यों दिखते हैं? इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणों को ये अवशोषित करके ये गर्म होते हैं, और उसके कारण ये चमकने लगते हैं। और यहां पर ये मोतियों जैसी आभा वाले बादल कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी दिखाई देते हैं। इसके ऊपर मध्य मंडल हुआ करता है, मीजोस्फीयर हुआ करता है, जो कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहां पर तापमान में कमी आती चली जाती है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि ऋणात्मक हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक माइनस में पहुंच जाया करता है। इसके ऊपर फिर एक परत हुआ करती है जिसको हम कहते हैं मीजोपॉज, और इस मीजोपॉज जो हुआ करता है ये एक अस्थायी प्रकार की लेयर है। कभी कभी ये उपस्थित हो सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। इस मीजोपॉज के ऊपर आयनोस्फीयर पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम आयन मंडल कहते हैं। ये आयन मंडल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो गैसेस उपस्थित हुआ करती हैं, वे गैसेस बढ़ते हुए तापमान के कारण उनके कण, उनके मॉलिक्यूल्स
गर्म होकर के आयन के समान व्यवहार करने लगते हैं, और आयन के समान वो चूंकि व्यवहार करते हैं इसलिए इसे आयन मंडल कहा जाता है। यहां की हवा में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको हम एयर ग्लो या वायु दीप्ति कहते हैं। चमक क्यों होती है? इसीलिए हुआ करती है कि वो जो गैसेस के कण पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस हुआ करते हैं, वो अधिक तापमान के कारण गर्म होकर के चमकते हैं, और इस कारण यहां की हवा में एक विशेष चमक होती है जिसे हिंदी में वायु दीप्ति और इंग्लिश में एयर ग्लो कहा जाता है। यहीं पर उत्तर ध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय ज्योतियों का निर्माण हुआ करता है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति जिसे ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है, और दक्षिण ध्रुवीय ज्योति जिसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, वो इसी मंडल में निर्मित हुआ करती हैं। क्यों हुआ करती हैं? ध्रुवों पर ही ये ज्योति दिखाई देती है, इसीलिए होती है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर्स हुआ करते हैं ये गर्म होकर के चमकने लगते हैं, और इसलिए दक्षिण और उत्तरी ध्रुव पर कभी कभी ये ज्योति या चमक दिखाई देती है। यहीं से रेडियो वेव्स जो हुआ करती हैं, ये आयंस उनको परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस लौटा देते हैं, वापस भेज दिया करते हैं, और इसलिए इन्हीं परावर्तित होने वाली रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगों से पृथ्वी पर ट्रांसमिशन या प्रसारण, चाहे वो टेलीविजन का प्रसारण हो या रेडियो का प्रसारण हो, वो संभव हुआ करता है। और इसलिए जो हमारे रेडियो ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट्स या उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो स्थापित किए जाते हैं वो अधिकांशतः इसी मंडल में, इसी हाइट पर स्थापित किए जाते हैं। यहां पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है जैसा कि मैंने बताया, और ये 650 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ मंडल है, और 650 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच करके टेम्परेचर जो होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाया करता है। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते चले जाते हैं गैसें कम हो जाती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें ही यहां पर रह जाया करती हैं। 1000 किलोमीटर के ऊपर एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल आ जाता है, यहां पर हवा बहुत ही विरल हो जाती है, लाइट हो जाया करती है, विरल हो जाती है यानी कि डेंसिटी बहुत कम हो जाती है हवा की, और धीरे धीरे जाकर के अंतरिक्ष आ जाया करता है। और हम कहें तो वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है अंतरिक्ष में, यानी कि इसके ऊपर स्पेस या अंतरिक्ष आ जाता है। इस तरीके से हमारे वायुमंडल की 5 परतें हुआ करती हैं। पहली परत की ऊंचाई 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक, दूसरी की जिसको हम कहते हैं समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, तीसरी जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं 80 किलोमीटर तक, और चौथी जिसको कि 650 किलोमीटर तक जाती है आयनोस्फीयर या आयन मंडल। ये कहीं कहीं कुछ विद्वानों के अनुसार ये 650 किलोमीटर है, और कुछ विद्वान इसको 400 किलोमीटर भी बताया करते हैं। दोनों ही डाटा है। आप परीक्षा में आपसे या तो 650 पूछा जाएगा या 400 पूछा जाएगा, दो नहीं पूछे जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन आएंगे तो प्रश्न विवादित होकर के क्या होगा, फाइनली डिलीट हो जाएगा। और इसके ऊपर बाह्य, तो अंतरिक्ष की बाह्य सीमा क्या है, किस ऊंचाई तक फैला हुआ है? कभी माना जाता था कि ये 29,000 किलोमीटर तक विस्तृत है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि अंतरिक्ष की कोई भी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। देयर इज नो अपर लिमिट कैन बी डिटरमाइन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर है हमारी यहां पर। अब एटमॉस्फेयर यानी कि वायु का संगठन, इसमें हमने आपको बताया था कि पहले लेक्चर में कि इसमें हवाओं का, गैसों का मिश्रण है जिसको हम वायु कहते हैं। इसी के साथ इसमें डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूलि कण पाए जाते हैं, और वाटर वेपर, जल वाष्प पाया जाता है। इसी स्पेस यानी कि जब भी स्पेस से या बाह्य अंतरिक्ष से कोई भी चीज हमारी पृथ्वी में प्रवेश करती है, चार्ज पार्टिकल या कोई भी चीज, तो वो यहां पर आकर के इसके घर्षण से, फ्रिक्शन से जल करके क्या हो जाती है, भस्म हो जाया करती है। इसी के साथ अब हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वायुमंडलीय भार क्या हुआ करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ करता है। वायुमंडलीय भार यानी कि पृथ्वी के किसी एक जगह पर या पृथ्वी की सतह के किसी एक निश्चित क्षेत्र पर पड़ने वाले समस्त
वायु का एक भार जो हुआ करता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय भार कहते हैं। और ये जो हुआ करता है ये मान लीजिए सतह है, तो यहां पर जितनी भी वायु होगी ऊंचाई तक संपूर्ण, उसका टोटल वेट इस इतनी सतह पर जितना पड़ रहा होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय भार कहा करते हैं। इसको मिली बार में मापा जाता है। 1 मिली बार होता कितना है, व्हाट इज द, है ना, तो 1 मिली बार, 1 मिली बार जो हुआ करता है 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पृथ्वी की सतह पर 1 ग्राम वजन की जो वायु पड़ा करती है, उसके बराबर जो वायु का दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 मिली बार। यानी कि 1 मिली बार होने का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर जगह पर पड़ने वाला वायुमंडल का 1 ग्राम भार कंसीडर किया जाता है। तो 2 मिली बार, 3 मिली बार, 100 मिली बार कितना होता है आप इससे समझ सकते हैं। और इसको मापने का जो उपकरण होता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से इसको मेजर किया जाता है या मापा जाता है। दूसरी चीज सम दाब रेखा या समभार रेखा, जिसको हम आइसोबार्स कहते हैं। पृथ्वी पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो एक रेखा हुआ करती है, काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन हुआ करती है, उसी को हम कहते हैं आइसोबार्स या समभार रेखा या समदाब रेखा कहा जाता है। तो यह है पृथ्वी का वायुमंडल, उसकी परतें। आपने हमारे इस लेक्चर को पसंद किया, सुना, समझा, तो अब आप हमारे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।